माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के स्टूडियो से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम संज्ञा प्रकरण को ही आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला में हम जानेंगे कि कितने वर्ण होते हैं, कैसे कैसे किस टेबल के माध्यम से सरल बनाया जा सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सगे साथी मित्र मंडली से भी जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या है। देखो वर्णमाला, इस वर्णमाला के विषय में ये कहा है कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्या कहा? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वर्ण कहलाता है। संस्कृत वर्णमाला के अंदर 46 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 46 वर्ण। संस्कृत वर्णमाला अंतर्गते षट्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। संस्कृत वर्णमाला के अंदर 46 वर्ण होते हैं। 46 वर्णों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। 46 वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया। देखो अब दो भागों में तो बांटा, लेकिन एक का नाम रख दिया है स्वर और दूसरे का नाम रख दिया है व्यंजन। क्या कहा? स्वर और व्यंजन। अब हम इसे स्वराहा भी लिख सकेंगे और इसे व्यंजनानी भी लिख सकेंगे। आखिर आपको समझना चाहिए कि स्वराहा व्यंजनानी स्वर और व्यंजन। जब बात करते हैं स्वरों की तो जब बात करते हैं स्वरों की तो स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी? 13। और जब व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। लेकिन एक बात जानते हैं कि स्वर क्या है। स्वर के संदर्भ में परिभाषा पढ़नी चाहिए कि ये साम उच्चारणम, ये साम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, रूपेण भवति। ये परिभाषा कह रही है कि ये साम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या कहलाते हैं? स्वर। इसकी परिभाषा जानिए। ये साम उच्चारणम स्वर वर्णानाम सहयोगेन भवति। ये आपने परिभाषा पढ़ी। ये साम वर्णानाम, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णानाम सहयोगेन भवति, स्वर वर्णों के सहयोग से होता है। व्यंजनानि कथ्यन्ते, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये दोनों परिभाषाएं 7th क्लास की बुक्स में साफ साफ लिखी हुई हैं, इसलिए आपको ये दोनों परिभाषाएं अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो जानते हैं कि 46 वर्णों को दो भागों में बांटा। स्वर में और व्यंजन में तो स्वरों की संख्या 13 बताई गई और व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई। जानते हैं कि स्वर जो हैं, इन स्वरों को भी दो भागों में बांटा। कितने भागों में भाई? दो भागों में बांटा। पहला पढ़ा जाता है ह्रस्व में। किस में भाई? ह्रस्व में। और दूसरा किस में पढ़ा जाता है? दीर्घ में। अर्थात स्वर ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर यहाँ दो बताए गए। ह्रस्व स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में
ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, दीर्घ कहलाते हैं। अब यहाँ ह्रस्व की जो संख्या पूछी गई है वह है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। 8 कितनी भाई? 8 होती है। यहाँ 8 अच्छे से लिखना चाहिए। अब हमको समझ लेना चाहिए कि जो स्वर हैं इनमें ए और ई, ऊ, री, ये लिरी, ये जो स्वर पढ़े गए हैं इन स्वरों को ह्रस्व स्वर का नाम दिया। ए का दीर्घ क्या होता है? आ। ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ और री का दीर्घ री, जबकि लिरी का दीर्घ नहीं होता। तो फिर हम कहीं ए, ओ की बातें करें और आई और औ की बातें करें तो ये आप जानते ही हैं कि ए प्लस ई बराबर ए बनता है और ए प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। इसी प्रकार से यहाँ ए, ओ, आई और औ की बातें करें। कौन से वर्ण? ये आई और औ। इसमें हमको लिखना चाहिए ए प्लस ए बराबर आई बनता है और ए प्लस ओ बराबर औ बनता है। ये जो वर्ण आप देख रहे हो, ये जो वर्ण आप देख रहे हो कि ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ और री का दीर्घ री बनता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता। अब यहाँ पर प्रश्न बना कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। अगर इसके अलावा कहीं हम प्रश्न जानते हैं तो प्रश्न निकल के आता है कि कितने स्वर वर्णों का दीर्घ रूप होता है। कति स्वर वर्णा नाम दीर्घ रूपम भवति, कितने स्वर वर्णों का दीर्घ रूप होता है? तो उत्तर 4 आएगा, क्योंकि ए, ई, ऊ, री 4 स्वर वर्णों का दीर्घ रूप होता है। फिर प्रश्न को उल्टा करते हैं कि कति स्वर वर्णा नाम ह्रस्व रूपम भवति, कितने स्वर वर्णों का ह्रस्व रूप होता है? तो भी उत्तर 4 ही आएगा। आ का ह्रस्व ए, ई का ह्रस्व ई, दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ और री का री बनता है। इसी प्रकार से हम एक सवाल और बनाते हैं कि ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, अर्थात कस्य स्वर वर्ण से दीर्घ रूपम न भवति, कौन से स्वर वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता? तो लिरी स्वर वर्ण से दीर्घ रूपम न भवति, यानी कि एक वर्ण ऐसा है स्वरों में लिरी स्वर की जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। तो फिर कहीं बातें ए, ओ, आई, औ की बातें करते हैं, ये 4 जो स्वर होते हैं इनका ह्रस्व रूप नहीं होता, क्योंकि ए, ओ, आई, औ ये 2 वर्ण मिलकर के बने हैं, तो बराबर इनका ह्रस्व रूप नहीं है। तो ये सवाल भी यहाँ बन जाता है। अच्छा, इतना आप जानते हैं कि ये जो दिखाई दे रहे हैं दीर्घ आ, ये जो आप देख रहे हो ये तो कौन सी संधि के नियम के अनुसार पढ़े जा रहे हैं? दीर्घ संधि के नियम के अनुसार पढ़े जा रहे हैं। और यहाँ ये जो 2 पढ़े जा रहे हैं आई और औ, यानी कि आई और औ की मैं बात कर रहा हूँ, आई और औ की, ये कौन सी संधि में पढ़े जा रहे हैं? ये वृद्धि संधि के नियमानुसार सिद्ध हो रहे हैं। जबकि आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये जो ए और ये ओ है ये गुण संधि के नियम के अनुसार पढ़े जा रहे हैं। तो देखिए ये भी संधि स्वर हैं, ये भी संधि स्वर हैं और ये क्या पढ़ दिए गए हैं? दीर्घ स्वर बराबर संधि स्वर पढ़ दिए गए हैं। ये 4 वर्णों का दीर्घ रूप होता है ना, और इनका ह्रस्व रूप होता है। इस प्रकार से आपने इनको जान लिया है भली भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बातें करते हैं व्यंजनों की, कि जो व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 व्यंजनों को 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में। जबकि 2 भागों में किसको डिवाइड किया गया है? स्वरों को। यहाँ हम लिखते हैं कि पहले नाम आता है स्पर्श, स्पर्श है। तो दूसरा नाम क्या आता है? अंतस्थ है। और तीसरा नाम आता है ऊष्म है, ऊष्म। आपने ये 3 नाम अच्छे से पढ़ रखे हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इस स्पर्श जो वर्ण हैं इनकी संख्या होती है 25, ये 25 होती है। अंतस्थ की संख्या 4 और ऊष्म की संख्या भी 4 पढ़ी गई है। अब यहाँ आप एक सूत्र पढ़ते हैं, जैसे कि हम परिभाषा के रूप में यहाँ नोट करते हैं, लिखते हैं का दयो मावसाना स्पर्शः। क्या सीखे हैं? इसके लिए हमको पढ़ना चाहिए यणो अंतस्थः, यणो अंतस्थः। और इसके लिए पढ़ना चाहिए सालोष्माण है, सालोष्माण है, ये पढ़ना चाहिए। आखिर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कै आदयो, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। इसका कहने का मतलब है दोस्त कि कैसे लेके मैं तक, अर्थात यहाँ ये वर्ण हमको पढ़ने होंगे, जैसे कि ये वर्ण यहाँ एक तो कै वर्ग आता है, कै, खे, गे, घे और गै। व्यंजन होने के कारण ये हलंत कर दिए जाते हैं। च, छ, ज, झ, ऐ व्यंजन होने के कारण हलंत किए जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, ये लीजिएगा। फिर त, थ, द, ध, न, ये लीजिएगा। फिर पै, फै, बै, भै और मैं, ये आपको पढ़ लेने चाहिए। अब ये वर्गीय वर्ण हैं, कै, चे, टे, तै, पै, अर्थात इनको कु, चू, टू, तू, पू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हो कि कै, इस कै की बात की जा रही है। आदयो कैसे प्रारंभ होता है, अर्थात इस कैसे प्रारंभ होता है, और मैं, इस मैं वर्ण पर अवसान समाप्त होता है, क्योंकि अवसान एक संज्ञा का नाम है। अवसान कुछ समय के लिए जहाँ रुका जाता है उसको व्याकरण में अवसान संज्ञा कह दिया जाता है। तो यहाँ ये सिद्ध किया गया है, बताया गया है कि कैसे प्रारंभ होता है और मैं पर समाप्त होता है, वे ही वर्ण क्या हैं? स्पर्श वर्ण है। अर्थात यहाँ पर कैसे लेकर के मैं, इस कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण पढ़े गए हैं, इन सभी वर्णों को नाम स्पर्श दे दिया गया है। इसलिए तुमको समझना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हो कादयो मावसाना स्पर्शा, ये मोस्ट सिद्ध हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे लेकर के मैं तक आपने पढ़ लिए हैं। तो फिर यहाँ बारी आती है ये व रै ले की। किसकी भाई? ये व रै ले की। अब ये व रै ले के संदर्भ में आप ये सोच रहे होंगे कि इनका क्रम यही होता है क्या? हाँ, इनका क्रम यही होता है, जिसको टैट, अगर हम कहीं बात लिखते हैं, ये पूछ लिया गया है। किस में पूछ लिया गया है? टैट में पूछ लिया गया है। कौन से टैट की? क्या तुम ये जान पा रहे हो कि कौन से टैट की मैं बात कर रहा हूँ? तो देखो, यह सवाल टैट 2011 में पूछ लिया है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो इनका जो सही क्रम है वह ये व रैले ही होगा। अब फिर समस्या में उलझ गए होंगे कि कैसे होगा। अरे भाई,
देखो आपने है, ये, वह, रे, टे एक माहेश्वरी सूत्र पढ़ा है और लण एक माहेश्वरी सूत्र पढ़ा है। तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये, वह, रे, ले। देखो ये, वह, रे और ले, क्या इनका क्रम आप यही देख रहे हैं? तो बराबर यही इनका क्रम सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप जानेंगे कि यहाँ सलोस माने जो लिखा हुआ है इसमें से और है लिखा हुआ है। अब इतना जानिए कि यहाँ जो ये से है वर्ण लिखा हुआ है, ये रीट 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया है। किसमें भाई? रीट 2018 में। अब रीट 2018 में इस प्रश्न को पूछा है। पूछा कैसे है? क्रम से पूछा है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो इनका सही क्रम भी से ही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका कैसे होगा। तो देखो माहेश्वरी सूत्रों के मुताबिक बातें करें तो से रे और है ले, ये 14वें नंबर का माहेश्वरी सूत्र है और ये 13वें नंबर का माहेश्वरी सूत्र है। अब यहाँ से और है, ये आप देख रहे हो, तो बराबर इनका क्रम भी यही होना चाहिए। अच्छा, अब आपके मन में विचार आया होगा कि अगला प्रश्न क्या होगा। कै वर्ग का क्रम पूछ लेंगे। कै वर्ग के बाद च वर्ग आता है, टे वर्ग आता है, ते वर्ग आता है, पे वर्ग आता है। अरे भाई, अगर इस प्रकार के साधारण सवाल पूछे जाने लगे तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर दे देंगे। फिर एक कंपटीशन का मतलब क्या रह जाता है। तो सुनिए सवाल कहाँ से बनने की संभावनाएं बनती हैं। इतना पूछा जाने के बाद कहीं सवाल बनने की संभावनाएं बनती हैं। तो अभी एक स्थान बाकी है, जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं स्पर्श 1 नंबर पर, अंतस्थ 2 नंबर पर और ऊष्म 3 नंबर पर देख रहे हैं। इनको आप क्रमशः की नज़र से देखें। क्रमशः, ये क्रमशः है और यह सवाल मैं मोस्ट मान के चल रहा हूँ कि अगली जो भर्ती हो उसमें इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। और इसका उत्तर आपको समझना है कि पहले स्पर्श पढ़े जाते हैं, इसके बाद अंतस्थ वर्ण पढ़े जाते हैं और इसके बाद ऊष्म वर्ण पढ़े जाते हैं। इनकी परिभाषाएं परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती। इतना आपने जान लिया है। जानने के बाद अब आप यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से समझे और समझने के बाद इसका एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं तुम्हें इसके प्रश्न बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि साधारण प्रश्न आप जानते हो कि साहब टे वर्ण होता है तो टे वर्ण तो स्पर्श ही होता है, ये वर्ण पूछे तो अंतस्थ ही होता है और है वर्ण पूछा जाए तो ऊष्म ही होता है। काश यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया जाए संस्कृत वर्ण मालायाम अंतर्गते एकोनविंशतितमः वर्ण कः, यानी कि संस्कृत वर्णमाला के अंदर 19वां वर्ण कौन सा है। तो आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप ये तय करें कि संस्कृत वर्णमाला में 19वां वर्ण कौन सा है। तो संस्कृत वर्णमाला में 19वां वर्ण कौन सा है, मैं इस टेबल के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि संस्कृत वर्णमाला में 19वां वर्ण किसे मानोगे। तो देखिएगा आपका क्या उत्तर आया होगा। अब आपने 2 जगह टिक किया होगा, या तो इस च पर टिक किया होगा और या इस ध पर टिक किया होगा। मेरा प्रश्न यह है कि संस्कृत वर्णमाला में, तो संस्कृत वर्णमाला में तो वर्ण कितने होते हैं? 46। अब इस प्रश्न का समाधान 46 से पढ़ना चाहिए। तो 13 तो क्या हो गए स्वर, 14, 15, 16, 17, 18 और कौन सा पूछा है 19वां, तो ये उत्तर आएगा। काश प्रश्न ये पूछा होता संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों में 19वां व्यंजन कौन सा होता है, तो व्यंजनों में 19वां व्यंजन 5, 10, 15 और 4 कौन सा हो जाता? ध, इसका 19वां उत्तर हो जाता। काश प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि ऊष्म रहित वर्णों की संख्या, संस्कृत वर्णमाला की बात कर रहे हैं, संस्कृत वर्णमालायाम
ऊष्म रहित वर्णानाम संख्या, संस्कृत वर्णमाला में ऊष्म रहित वर्णों की संख्या, तो ऊष्म रहित वर्ण कहाँ से निकालोगे? देखो यहाँ दो बातें समझनी है। ऊष्म रहित वर्ण संस्कृत वर्णमाला में पूछा जा रहा है तो 46 में से -4 कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा 42 उत्तर आ जाएगा। भाई ये संस्कृत वर्णमाला की बात कर रहा है तो 46 - 4 कर देंगे, 4 ऊष्म है तो उत्तर क्या आ जाएगा? 42। काश प्रश्न यह होता कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों में से बात कर रहा है, ये ऊष्म रहित व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ऊष्म रहित व्यंजनों की संख्या 33 - 4 कर दोगे और जो भी आंसर आएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न। एक प्रश्न और बन के आता है कि स्पर्श वर्णानाम पश्चात द्वितीय वर्ण है आयाति, यानी कि स्पर्श वर्णों के पश्चात दूसरा वर्ण आता है, तो स्पर्श वर्ण कहाँ समाप्त हो रहे हैं? मैं पर। स्पर्श वर्णों के पश्चात दूसरे वर्ण की बात आ रही है तो कौन सा वर्ण आ जाएगा? वह, दूसरा वर्ण वह आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को जाना और इस चार्ट से संबंधित अधिक जानकारी और अधिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ पर इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करें। वहाँ हमने क्विज में इन प्रश्नों को लिखा हुआ है, तो जिन विद्यार्थियों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे स्वरों के बारे में और चर्चा कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि अब हमको स्वरों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। देखते हैं स्वर क्या कहते हैं। हम लिखते हैं कि ए, ई, उ, री और री लिख दीजिएगा। कितने हो जाते हैं? 4। इसके बाद में ए, ई, उ, री और लिरी कितने हो जाते हैं? 5। अब ये भी क्या माने जाते हैं? इनको भी मूल स्वराह का नाम दे दिया, मूल स्वर, और इसको भी क्या कह दिया? मूल स्वराह, मूल स्वर नाम दे दिया है। अब मूल स्वरों की संख्या 4 होती है या 5 होती है, ये हमको अलग अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि आपने जब व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, तो उसका मानना है कि मूल स्वर 4 हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी का मानना है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। बराबर व्याकरण इसको नहीं मानती। अगला सवाल निकल के आता है कि ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ कितने हो जाते हैं? ये 9 हो जाते हैं। और इन 9 का नाम हम स्वराह दे देते हैं। क्या है भाई? स्वराह, ये स्वर है। फिर इतना जानिए कि ए, इसका दीर्घ क्या है? आ, और ये ई, इसका दीर्घ क्या है? ई। उ का दीर्घ उ और री का दीर्घ री बन जाता है। फिर लिरी, ए, ओ, आई और औ कितने हो जाते हैं? 13। ये 13 भी स्वर ही हैं, इनको भी नाम दे दिया है स्वराह। ये जो स्वर माने जाते हैं, ये माने जाते हैं माहेश्वरी सूत्रानुसारम, सूत्रानुसारम, और इनको माना जाता है वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार। अच्छा, इसके बाद हम एक बात और जानते हैं कि यहाँ एक तो ये वर्ण बढ़ गया आ, एक दीर्घ ई बढ़ गया, दीर्घ उ बढ़ गया और दीर्घ री बढ़ गया।
कितने वर्ण बढ़ गए? 4, तो 9 से 13 होना स्वाभाविक है। ये इनका दीर्घ रूप हो जाता है। फिर अगली बात करें तो ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। इनके आगे हमको लिखना होगा क्रमशः। क्या लिखना होगा? क्रमशः। इन्हें क्रमशः पढ़ा जाता है। अब क्रमशः क्यों पढ़ा जाता है भाई? देखो, इसलिए पढ़ा जाता है कि यहाँ आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, ए, ई, उ और ने। ये इस प्रकार से री, लिरी, कै, ये कै, ए, ओ, गे, ए, ओ और ए, ओ, गे। फिर पढ़ते हैं आई, औ, चे, आई, औ, चे। अब आप इनका क्रम पहचानिए। आप इनका क्रम पहचानिए। कैसे क्रम बनेगा? देखो, ए, ई, उ, ए, ई, उ, री, लिरी, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। बताइएगा क्रम बना कि नहीं बना? इसलिए इनका क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बात एक तरीके से और जानिए। ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। कैसे लिखेंगे? ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। अब इनके संदर्भ में सवाल बनता है कि देखो, इस री का स्थान कहाँ होता है? री का स्थान बताना है। तो इस री का स्थान इनके बीच में होता है। ये लो, ये री का स्थान हो गया है। काश यहाँ पर अगर अगला सवाल कहीं जिंदा है तो सवाल यहाँ से भी बनता है कि इनका ये क्रम होता है, ये स्थान होता है। अगर इसके बाद भी हम कहीं बातें करने लगे तो ये इनका क्रम भी पूछ सकते हैं कि इनका क्रम क्या होता है। तो इनका क्रम भी आपको यही समझ लेना चाहिए और यह सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर अगर हम इनके क्रम के हिसाब से बातें करें तो ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आपने इनको अच्छे से समझा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिएगा, हम आगे बातें करते हैं। वर्णमाला आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के साथ साथ हम यत्न की बात करेंगे। किसकी भाई? हम यत्न की बात करेंगे। अब यत्न के संदर्भ में आप पहले से जानते ही हैं कि यत्न और यत्न की ही बात क्या करते हैं? प्रयत्न। और प्रयत्न को ही क्या कहते हैं? प्रयास। प्रयास कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और उठा होगा कि पाणिनीयानुसारम, नियानुसारम, पाणिनि के अनुसार। तो पाणिनि के अनुसार जो टोटल वर्ण होते हैं वे 63 या 64 होते हैं, है ना। टोटल वर्ण 63 या 64 होते हैं, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व। अब 21 या 22 क्या होते हैं? स्वराः। ये तो होते हैं पाणिनि के अनुसार कुल वर्णः, कुल वर्ण। और कुल स्वर की बात करें तो 21 या 22। अच्छा, 63 या 64 माइनस 21 या 22, जितना भी उत्तर शेष बचता है, जितना भी उत्तर शेष बचता है, ये सब क्या बन जाएंगे? व्यंजनानी, व्यंजन बन जाएंगे। ठीक है, इनमें से घटा के देख लो, 42 उत्तर आएगा, वो उसका उत्तर बन जाएगा।
ये पाणिनि के अनुसार पढ़े गए हैं, जो कि किस में पूछ लिए गए हैं, रीट 18 में। रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर भी अच्छे सवाल हैं, पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए जानते हैं हम यत्न के संदर्भ में। देखो, किसी भी वर्ण के उच्चारण के दौरान जब प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, वही क्या है, प्रयत्न है। अब यहाँ आप जानते हैं यत्नौ द्विधा, यत्नौ द्विधा, यत्न कितने होते हैं? तो जो यत्न होते हैं उन यत्नों की संख्या कितनी होती है? उन यत्नों की संख्या 2 होती है। यानी कि 2 प्रकार के पढ़े गए हैं। एक तो कौन सा पढ़ा गया है, आभ्यंतर। एक तो कौन सा पढ़ा गया है, आभ्यंतर, और दूसरा कौन सा पढ़ा गया है, बाह्य। अब आभ्यंतर और बाह्य जो यत्न होते हैं इनको हम आगामी कक्षायाम अध्ययनम करिष्यामः, इसका अध्ययन हम आगामी कक्षा में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और पूरा देखें। शुभ दिन, मंगलमय हो।